हेलो एवरीवन। बीपीएससी 102 में हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे थे प्रीएम्बल, और पिछले वीडियो में मैं आपको बैकग्राउंड तक कवर करा दी थी। आज हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल द टेक्स्ट, और इसके अंदर एक सब टॉपिक है सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड इंटीग्रिटी इन प्रीएम्बल। आई होप आप पिछली वीडियो को देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, तभी आप आज के वीडियो में कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है, प्रीएम्बल द टेक्स्ट। याद है पिछले वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी की बुक से दिखाई थी कि प्रीएम्बल कैसा लिखा हुआ है। आज भी दिखाती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो। ये है हमारा प्रीएम्बल, इस तरीके से लिखा हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, यानी कि हम अपने सिटीजन को क्या क्या राइट प्रोवाइड करेंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और लास्टली लिखा हुआ है कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट, इनेक्ट और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम टू सेम। यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यही टेक्स्ट है जो मैं आपको अभी बताई। ठीक है, आप देख सकते हो और पढ़ भी सकते हो। तो वापस से दोबारा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। तो जब मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में, और उन्होंने प्रीएम्बल पे भी बात की होगी, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब प्रीएम्बल के ऊपर डिबेट हो रहा था तो कुछ मेंबर जो थे वो प्रोमिनेंटली पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, उसमें से मेंबर का नाम लिखा हुआ है मौलाना हसरत मोहानी, के.एम. मुंशी, एच.वी. कामत, पूर्णिमा बनर्जी, रोहिणी कुमार चौधरी, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना। ये सारे वो नाम हैं जो प्रीएम्बल के ऊपर अपने डिस्कशन को कर रहे थे। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उन्होंने अलग अलग एस्पेक्ट पे बात की प्रीएम्बल के अंदर, और इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है वॉल्यूम 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, यानी कि अलग अलग वॉल्यूम में हमने डिबेट को नोट डाउन करके रखा हुआ है। तो वॉल्यूम 10 जो है वो प्रीएम्बल के ऊपर डिबेट को मेंशन करता है। तो इसके अंदर हमें प्रोवाइड किया गया है कि अलग अलग मेंबर जो असेंबली में थे वो क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिए हैं प्रीएम्बल को लेकर। ओके, तो उसमें से जो पॉइंट था, सबसे प्रोमिनेंट जो डिबेट हुआ था वो ये था कि हम प्रीएम्बल के अंदर जो ड्राफ्ट मेंशन करेंगे उसमें कौन कौन सा वर्ड को इंक्लूड करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड को लेकर डिबेट हुआ था। ठीक है, तो वर्ड क्या क्या है आप देख सकते हो, ये सारे वर्ड है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अब बहुत सारे डिबेट के होने के बाद ये सारे वर्ड जो है वो हमारे प्रीएम्बल में मेंशन किए गए हैं। तो इन्हीं के ऊपर डिबेट की बात की जा रही है। तो इसी टर्म में मौलाना हसरत मोहानी जो है ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि ये वाला टर्म यहाँ पे जो ये मेंशन है ना स्टार्टिंग पॉइंट, इसके बारे में बात कर रहे हैं मौलाना हसरत मोहानी, जो चाहते हैं कि ये जो वर्ड है इसको वो रिप्लेस करे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन फेडरल रिपब्लिक। अभी क्या लिखा हुआ है, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और मौलाना हसरत मोहानी क्या चाहते हैं कि वहां पे वर्ड मेंशन हो सोवरेन फेडरल रिपब्लिक। ठीक है, या फिर दूसरा भी ये अल्टरनेटिव दे रहे हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। ठीक है, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक को मेंशन कर दो आप इस वर्ड के जगह पे। या फिर एक और अल्टरनेटिव है, वो क्या है भाई, वो ये है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए यूनियन ऑफ इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो ये वर्ड मेंशन करने की बात कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, मौलाना हसरत मोहानी, और इन्होंने ये सारे वर्ड को अल्टरनेटिव के तौर पे दिए हैं। किसके अल्टरनेटिव के तौर पे, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अल्टरनेटिव के तौर पे प्रोवाइड किए हैं मौलाना हजरत मोहानी। इसके बाद दूसरा नाम है एच.वी. कामत। ये चाहते हैं कि हैविंग सोलेमली रिजॉल्व को रिप्लेस कर दिया जाए इन द नेम ऑफ गॉड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो वर्ड मेंशन किया हुआ है ना, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व, इस वर्ड को आप रिप्लेस करके क्या कर दो, इन द नेम ऑफ गॉड कर दो। ठीक है, फिर अगला नाम है रोहिणी कुमार चौधरी।
ये चाहते थे कि ये जो वर्ड है इसको आप रिप्लेस कर दो इन द नेम ऑफ गॉडेस, यानी कौन सा नाम, वही हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड को आप क्या कर दो, रिप्लेस कर दो इन द नेम ऑफ गॉडेस। तो ऐसे डिबेट चल रहे थे वर्ड को लेकर कि कौन से वर्ड हमें अपने प्रियम्बल में इंक्लूड करना है और कौन से को छोड़ देना है। तो ये अमेंडमेंट और सजेशन जो थे उनको रिजेक्ट करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड करती है आफ्टर डिस्कशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट, यानी हर एस्पेक्ट पे डिस्कशन करने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो सही लगा उसको इंक्लूड किए और जो गलत लगा उन्हें रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, तो डिबेट के एंड होने के बाद क्वेश्चन जो था कि प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद क्या इस प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानते हैं या नहीं, इनको वोट के लिए लाया गया। तो यहाँ पे अभी आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे कई सारे केस निकल के आए हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे प्रियम्बल पार्ट है या नहीं इसको लेकर काफ़ी डिबेट हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा राइज होते रहा है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी रिप्लाई आपको देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन को लेकर। तो सबसे पहले यहाँ पे बेरूबारी केस है। केस कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ये सारे केस गए हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या रूलिंग देती है वही हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले 1966 में बेरूबारी केस हुआ था और इसमें सुप्रीम कोर्ट रूल करती है कि प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ये पार्ट नहीं है, यानी प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ऐसा बेरूबारी केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस आया केशवानंद भारती केस, ये 1973 में हुआ था और इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेरूबारी केस के ऑर्डर को रिवर्स करती है और केशवानंद भारती केस में रूल करती है कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, अब आपको बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना है इस केस के कि एक्चुअली में इस केस में क्या था, वो सब अलग पोर्शन है। हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको अगर उस केस से रिलेटेड कुछ नॉलेज होना चाहिए तो वो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगी। अभी आपको बस ये याद रखना है कि बेरूबारी केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने ऑर्डर को रिवर्स किया और केशवानंद भारती केस में बताया कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फिर वही कहा जा रहा है कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उन्होंने अपने डिसीजन को रिवर्स कर दिया बेरूबारी केस का। तो यहाँ से हमें ये सजेशन मिलता है कि पार्लियामेंट जो है वो अब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंड कर सकती है, बस कंडीशन ये रहना चाहिए कि वो बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो वायलेट ना हो। तो अब ये सेंटेंस को जानने के लिए आपको थोड़ा सा केशवानंद भारती केस को समझना पड़ेगा। यहाँ पे केशवानंद भारती केस जो है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये रूलिंग नहीं आता कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसके अलावा एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको हम अमेंड नहीं कर सकते। यानी केशवानंद भारती केस जो है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के कॉन्सेप्ट को लेकर आई। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब ही ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कुछ फिलॉसफी है। ठीक है, यानी कुछ ऐसे चीजें रखी गई है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर चाहते थे कि इंडिया हमारा ऐसा दिखे। ठीक है, कैसा, जैसे कि डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट हो गया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो गए, फेडरल सिस्टम हो गया, ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे थे तो वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर ऐसे सिस्टम ही डेवलप हो, है ना। सिर्फ ये तीन नहीं, बाकी बहुत सारे चीज़ें जो बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में आते हैं। और साथ ही साथ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर में ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें लिख दी गई है और सिर्फ वही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन होगा, ऐसा नहीं है। यानी कि हमारे जुडिशरी यानी हमारे कोर्ट के पास ऐसी पावर है ऐसी कि वो किसी भी चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मान सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनके पास अनलिमिटेड पावर है कि वो किसी भी चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मान ले। यानी कि सिंपली हमारे कोर्ट का काम क्या है कि वो लॉ को इंटरप्रेट करे, तो वो खुद के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो लॉ को इंटरप्रेट करके हमारे कोर्ट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में चीज़ों को इंक्लूड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब यही हुआ कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वो कैसा इंडिया चाहते थे। ठीक है,
वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। यही चीज को रूल करते हैं केशवानंद भारती केस में। तो अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट होने के नाते हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना तो प्रियम्बल को भी अमेंड करने की पावर होगी पार्लियामेंट के पास, है ना। तो फिर आर्टिकल 368 जो है यही वो आर्टिकल है जिसके अंदर पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो इसी पावर का यूज करते हुए पार्लियामेंट जो है वो हमारे प्रियम्बल को अमेंड करते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और प्रियम्बल के अंदर इंसर्ट करते हैं वर्ड सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, यानी कि पिछले वीडियो में मैं आपको बताई थी ये चीज कि ये जो वर्ड है सोशलिस्ट, सेक्युलर और फ्रेटर्निटी के अंदर पहले सिर्फ यूनिटी लिखा गया था, तो अमेंड करके एंड इंटीग्रिटी वर्ड को बाद में इंक्लूड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रेफरेंस लिखा हुआ है। तो पहले में क्या लिखा हुआ है कि हमने अमेंडमेंट कहाँ पे किया, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि ओरिजिनली सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही लिखा गया था और इसके अंदर हमने सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को ऐड किया, है ना। और दूसरा क्या कहा जा रहा है, यूनिटी ऑफ द नेशन, यानी कि यहाँ पे यूनिटी ऑफ द नेशन पहले लिखा गया था, लेकिन हमने अमेंडमेंट करके क्या किया, एंड इंटीग्रिटी को इंक्लूड किया 42nd अमेंडमेंट से। ठीक है, तो ये प्रियम्बल के अंदर में हमने अमेंडमेंट करके क्या किया, 3 वर्ड को इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा अगला केस है एसआर बोमई केस, यानी कि यहाँ पे सिंपली बोमई केस लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें बताते हैं कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकते हैं और लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356। आपको पता हो या नहीं, मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है। ठीक है, यानी कि स्टेट इमरजेंसी जिसे हम कहते हैं। तो आर्टिकल 356 अगर किसी भी स्टेट में लागू होता है तो वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट रन कर रही है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, उस लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर दिया जाता है और पावर किसके पास आ जाती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। ठीक है, फिर पार्लियामेंट जो है वो रूल फ्रेम कर रहा होता है स्टेट के लिए, किस स्टेट के लिए, जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया है। तो बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट बताते हैं कि प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर है जिससे वो गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकते हैं और लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ इस केस का। जैसा कि आर्टिकल 356 में मेंशन किया हुआ है कि हम प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं किसी भी स्टेट के अंदर, यानी कि प्रेसिडेंट के पास वो पावर है कि वो किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। लेकिन ये केस में चैलेंज किया गया था प्रेसिडेंट के इस पावर को, यानी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो बताते हैं कि प्रेसिडेंट का जो ये पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब कि प्रेसिडेंट अपने मर्जी से चाहे किसी भी स्टेट में आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते हो, आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो लगेगा किसी भी स्टेट में, वहाँ पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ जिस स्टेट में भी प्रेसिडेंट रूल लगेगा वहाँ जुडिशियल रिव्यू का पावर होगा, यानी चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट चैलेंज कर सकती है इस प्रेसिडेंट रूल के अगेंस्ट में। ठीक है, ये आया था एसआर बोमई केस के अंदर जजमेंट। ये बस शॉर्ट में याद रखना है, बाकी जो भी डिटेल है वो हम इमरजेंसी के चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, साथ ही साथ इस बोमई केस में सेक्युलरिज्म को लेकर भी बात की गई थी। मतलब अब सेक्युलरिज्म के बारे में ये बात की गई थी कि सेक्युलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, यानी सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, आप सेक्युलरिज्म को नहीं बदल सकते। तो याद करो, मैं आपको क्या बताया अभी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है ये लिमिटेड वर्ड नहीं लिख दिया गया कि ये सारे चीज जो मैं आपको बता रही हूँ यही सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर होंगे। ये टाइम टू टाइम जुडिशरी यानी कि हमारे कोर्ट बताते रहते हैं कि कौन सा पार्ट जो होगा वो बेसिक स्ट्रक्चर होगा। तो सेक्युलरिज्म के बारे में भी बोमई केस से हमें पता चला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, क्योंकि आप खुद ही सोचो कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे क्या वो चाहते थे कि इंडिया सेक्युलर कंट्री बने? ऑब्वियसली चाहते थे, है ना। इसका रेफरेंस हमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में भी देखने को मिला। और इस तरीके से लॉ को इंटरप्रेट करके हमारे कोर्ट रूलिंग करती है कि कौन सा पार्ट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर फिर बताया गया कि प्रियम्बल अलोंग विद द आर्टिकल्स अबाउट रिलीजियस फ्रीडम, ये जो है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है।
अब यहाँ पे देखो, सेक्युलरिज्म वर्ड पहले मेंशन नहीं किया हुआ था प्रियम्बल में, लेकिन हमारे प्रियम्बल में आर्टिकल 25 to 30 जो कि रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है, ये फंडामेंटल राइट के तौर पे पहले ही संविधान में लिख दिया गया था। तो क्या कोई लॉ इंटरप्रेट करेगा तो वो समझेगा नहीं कि आर्टिकल 25 to 30 के अंदर में जो रिलीजियस फ्रीडम देने की बात की गई है वो डायरेक्ट मतलब तो है सेक्युलरिज्म का। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि हम सारे धर्म को बराबर मानते हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, सबके पास अपने फ्रीडम है रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर, है ना। तो पहले ही फंडामेंटल राइट में ये चीज मेंशन कर दी गई है, तो हम समझ सकते हैं कि सेक्युलरिज्म वर्ड अगर प्रियम्बल में ऐड नहीं भी है तो सीधा दिख रहा है कि हमारा जो इंडिया है वो सेक्युलर कंट्री है, ठीक है। तो ये सारे चीज को इंटरप्रेट करके हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है वो बताते हैं कि सेक्युलरिज्म वर्ड जो प्रियम्बल में ऐड किया गया है वो कुछ गलत नहीं है, वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ठीक है। तो वर्डिक्ट जो है यानी कि बोमई केस का जो वर्डिक्ट है उसके अंदर ऐसा मेंशन किया जाता है कि वी डू नॉट नो हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड टू रिमूव सेक्युलरिज्म, यानी कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली यहाँ पे वर्डिक्ट में ये कह रहे हैं कि हम नहीं जानते कि कैसे आप अमेंड करके सेक्युलरिज्म वर्ड को हटा दोगे इस बेसिक स्ट्रक्चर से, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है तो आप कैसे इसको अमेंड कर सकते हो। ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कुछ प्रोवाइड किया जाता है जो डायरेक्टली रिजेक्ट कर दे इस सेक्युलर वर्ड को लेकर, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में तो ऑलरेडी ऐसा मेंशन किया हुआ है कि हमारा कंट्री जो है वो सेक्युलर कंट्री है, और अगर इसके अगेंस्ट में देखा जाए तो ऐसा कहीं भी नहीं मेंशन किया जा रहा कि इंडिया सेक्युलर कंट्री नहीं है, तो फिर किस बेसिस पे आप इसको अमेंड करके हटाना चाहोगे। तो सिंपली वही है कि इस केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसा वर्डिक्ट देते हैं कि सेक्युलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और इसको अगर अमेंडमेंट करके प्रियम्बल के अंदर मेंशन किया गया है तो कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का अगर डिबेट को देखा जाए जो कि प्रियम्बल का ओरिजिनल सोर्स है, इसमें भी नेहरू जी कहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बनेगा, यानी कि नेहरू जी के अकॉर्डिंग क्या था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि जब ड्राफ्ट प्रियम्बल को वोटिंग के लिए लाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में, तो प्रेसिडेंट जो थे उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के यानी कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ये क्वेश्चन को रेज किया और बताया कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा। यानी कि जब स्टार्टिंग में मैं आपको यहाँ पे बता रही थी ना, अलग अलग डिबेट होने के बाद जब एंड ऑफ द डिबेट हुआ तो उन्होंने बताया कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, वो भी यही बताए कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा। तो केशवानंद भारती केस जो है इस प्रॉब्लम को सेटल कर दिया और तब से प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फिर से 1995 के अंदर LIC ऑफ इंडिया केस आया था, इसके अंदर फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो देखा आपने कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, ये कितना बड़ा डिबेट हुआ था हमारे कंट्री के अंदर में, और अलग अलग केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जो है वो बताते रहे हैं कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा या नहीं। तो यहाँ से बस एक ही चीज़ याद रखना है कि जो हमारा बेरूबारी केस था सिर्फ यही कहता है कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। उसके बाद जितने भी केस आए हैं उन सभी में सुप्रीम कोर्ट ने ये मजबूती से कहे हैं कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड इंटीग्रिटी इन प्रियम्बल, यानी कि ये वही सारे वर्ड है जिसको हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किए हैं अपने प्रियम्बल के अंदर, और ये 1976 में हुआ था। तो इनिशियल वर्जन जो प्रियम्बल का था उसमें हमने ये वर्ड को नहीं पाया है, यानी सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड इंटीग्रिटी वर्ड इनिशियल वर्जन, यानी कि हमारा जो बना था कॉन्स्टिट्यूशन और उसके अंदर प्रियम्बल रखा गया था उसमें ये वर्ड मेंशन नहीं किए हुए थे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है उन्होंने ऐसा फील नहीं किया कि उन्हें ये वर्ड इंक्लूड करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे प्रोविज़न दे दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि ये इम्प्लाई करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सेक्युलर डॉक्यूमेंट है और वो सोशलिज्म को ही अटेंड करेगा। यानी मैंने आपको बताया ना कि सेक्युलर, अगर आपको इसका रेफरेंस देखना है तो आप फंडामेंटल राइट देख सकते हो।
उसके अंदर में आपको रिलीजियस फ्रीडम दी गई है, तो उससे हम मान सकते हैं कि वही हमारे सेक्युलर होने को लेकर इशारा करती है। साथ ही दूसरा वर्ड सोशलिज्म जो है, अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखोगे तो उसके अंदर कई सारे रेफरेंस रखे गए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि इंडिया जो है वो सोशलिज्म के तरफ ज़्यादा टिल्ट है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को हमने वापस से कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1976 के अंदर। बाकी ऐसी कोई ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे प्रोविज़न थे, लेकिन उस टाइम के गवर्नमेंट को लगा कि ये वर्ड हमारे प्रियम्बल के अंदर मेंशन किए जाने चाहिए, इसीलिए उन्होंने इनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इंक्लूड किया अमेंडमेंट करके। ठीक है, तो आई होप आपको प्रियम्बल अच्छे से समझ में आ गया होगा और काफ़ी हेल्प मिली होगी। जो कॉन्सेप्ट था अलग अलग केस को लेकर, वो सारे ही मैं आपको बता दी। बहुत ज़्यादा उसके अंदर में जाने का नहीं है, बस ऊपर ऊपर से याद रखना है कि वो केस किस चीज़ के लिए था, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, लॉ के स्टूडेंट तो नहीं, है ना। तो आई होप आप सारे ही चीज़ को समझ गए होंगे। अगर वीडियो से हेल्प मिला है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर किसी ग्रुप में आप इंक्लूड हो तो वहाँ पर इस प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे, और अगला चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट। और मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं फंडामेंटल राइट चैप्टर से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।